गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे साइंस का 10th चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले ये समझो कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर का मतलब क्या है। जिस तरीके से हम सांस लेते हैं इसी तरीके से और भी एनिमल्स हैं जो सांस लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विदाउट रेस्पिरेशन हम लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम इसी चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स के साथ साथ जो अदर एनिमल्स हैं और अदर ह्यूमंस हैं और जो प्लांट्स वगैरह ये सारे लोग किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। तो कल मैंने जो पीडीएफ सेंड करी थी, आई होप कि सभी नोट्स बना लिए होंगे। सब बच्चे अपने अपने नोट्स ओपन करके भी बैठेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, व्हाट आर द 2 स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। सबसे पहले इन्होंने ये पूछा है हमसे कि रेस्पिरेशन में कौन कौन सी 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो हमें ये पता चल गया कि रेस्पिरेशन कितनी स्टेप पे होता है, 2 स्टेप पे होता है। तो 2 स्टेप कौन कौन सी है ये हमें बतानी। तो फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्सटर्नल का मतलब ये हुआ जो बाहर के एनवायरनमेंट से, यानी कि जो बाहर से हमने जो एयर ली वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हुई, किस किस वे से होते हुए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप अपने घर से स्कूल तक आते हैं तो किस किस रास्ते से होते हुए आते हैं। तो वो क्या हुआ, स्कूल तक आए, सिर्फ स्कूल के मेन गेट तक। तो किस किस रास्ते से होते हुए आए, वो क्या हुआ, एक्सटर्नल, यानी कि बाहर। इसी तरीके से जो एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर गई तो वो किस वे से गई, किस रास्ते से होकर गई। और दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि फिर अंदर हमारी बॉडी के अंदर वो लंग्स में किस तरीके से प्रोवाइड हुई, एल्विलाई में कैसे पहुंची, फिर कैसे किस तरीके से वो बाहर आई। जैसे कि आप स्कूल तक आ गए, उसके बाद स्कूल के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, क्या चीज़ की, कौन सी क्लास में गए, क्या वर्क किया, ये सारी चीज़ें क्या होगी, सेलुलर यानी इंटरनल वाली। तो जो रेस्पिरेशन है वो भी इन्वॉल्व है कितनी प्रोसेस में बेटा, 2 में। एक तो एक्सटर्नल और एक क्या है आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि बाहर की और फिर अंदर की। तो अभी सिर्फ हमें इतना पढ़ना है कि रेस्पिरेशन में 2 स्टेप इन्वॉल्व है और वो कौन कौन सी इन्वॉल्व है। एक तो आपकी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है और एक आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ 2 स्टेज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब हमें जो ब्रीथिंग है उसकी मैकेनिज्म बतानी है, वो कौन कौन सी है। तो देयर आर 2 मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। कौन सी, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, यानी कि एयर को अंदर लेना, और एक्सहेलिंग यानी कि एयर को बाहर छोड़ना। हम सभी जानते हैं कि हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यानी इनहेल क्या करा, इनहेल यानी इन यानी अंदर, इनहेल तो हमने कौन सी एयर ली, ऑक्सीजन ली। और एक्सहेल, एक्स यानी एग्जिट। कहीं भी आप मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन तो उसमें क्या लिखा होता है, एग्जिट। एग्जिट यानी क्या होता है, बाहर आना। तो एक्सहेलिंग यानी कौन सी एयर हमारी बॉडी से बाहर आई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीथिंग में भी कौन कौन सी 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी, एक तो होगी आपकी इनहेलिंग और दूसरी होगी आपकी एक्सहेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस के साथ साथ अर्थ पर ऐसे बहुत सारे, मतलब जितने भी मैक्सिमम एनिमल्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो ह्यूमंस के अलावा जो इंसेक्ट है वो किस ऑर्गन के द्वारा क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो स्पाइकल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, स्पाइकल्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर आफ्टर फिनिशिंग द रेस। जो एथलीट होते हैं वो उनकी ना जो सांस होती है, जैसे कि आप बहुत दूर से ना दौड़ लगा कर आ रहे हो, फिर आपकी सांस फूलने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, आप बहुत तेज तेज सांस लेने लगते हो, बहुत गहरी गहरी सांस लेने लगते हो। तो ऐसा क्यों होता है एथलीट के साथ और नॉर्मल ह्यूमन के साथ, कि जब वो बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, वो फास्टर रन करते हैं यानी दौड़ते हैं या चल कर आते हैं, तो उनकी सांसें क्या हो जाती है, फूलने लगती है। तो ऐसा क्या होता है, तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो व्हेन एथलीट फिनिश द रेस, जब एथलीट रेस को फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो ही ब्रीथ फास्ट, तो वो बहुत तेज ब्रीथ करने लगते हैं। बिकॉज ड्यूरिंग रेस ही नीड्स मोर एनर्जी, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। टू फुलफिल दिस एक्स्ट्रा एनर्जी, तो इस एक्स्ट्रा डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हिज बॉडी रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, तो उसको क्या होती है, मोर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। टू गेट दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ही ब्रीथ फास्टर। इसीलिए क्या होता है कि वो डीप जो ब्रीथ करते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होने लगती है। समझ में आया क्या है, दोबारा सुनिए। क्योंकि जब कोई भी एथलीट हुआ या नॉर्मल ह्यूमन हुआ, जब बहुत तेज़ी से
दौड़कर आता है और बैठता है तो वो थक जाता है और बहुत डीप क्या लेने लगता है, सांसें लेने लगता है, ब्रीथ लेने लगता है। क्यों? क्योंकि जब वो वर्क कर रहा था, दौड़ कर आ रहा था या दौड़ रहा था या कुछ और काम कर रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। और उस एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसमें क्या हुआ, उसने ऑक्सीजन की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए बहुत तेज क्या की, ब्रीथ की। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट आर द प्रोडक्ट फ्रॉम ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने पहले भी समझाया है आपको जब अपन ने सेल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और जो अब्सेंस में होगा वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो अब इन्होंने हमसे एक स्टेप बढ़ाकर पूछा कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा उसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होगा उसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड एनर्जी फॉर्म, यानी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होगा उसमें हमें 3 प्रोडक्ट मिलने वाले, मेनली तो 2 होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, वाइल एनारोबिक रेस्पिरेशन, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होगा उसमें इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, दोनों में ही हमें 2 प्रोडक्ट मिले। एरोबिक में हमें वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिला और एनर्जी उसमें भी फॉर्म हुई। एनारोबिक में हमें इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड मिला और इसमें भी क्या होगी, एनर्जी फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। लॉन्ग वाले क्वेश्चन से डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन। और ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन में ब्रीथिंग होती है उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो वी ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। हम जो ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं वो किसकी हेल्प से लेते हैं, लंग्स की। विच आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी चेस्ट कैविटी में। और दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स। और ये जो कैविटी होती है बहुत सारी रिब्स के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो हमारे लंग्स और जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और वो डैमेज ना हो इसलिए उसके ऊपर कवरिंग काय की है, रिब्स की कवरिंग है। विच फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, और कुछ केज लाइक स्ट्रक्चर होता है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। और उन रिब्स के ऊपर बहुत सारी क्या होती है, मसल्स होती हैं, तो उन्हें मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फ्रॉम अ फ्लोर ऑफ द चेस्ट। और उस चेस्ट कैविटी की जो फ्लोर है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। द डायफ्राम सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। ये 2 कैविटी को डायफ्राम क्या करता है, अलग अलग करता है। एक तो एब्डोमिनल कैविटी को और एक चेस्ट कैविटी को, बीच में क्या लगा देते हैं, डायफ्राम, जिससे ऊपर वाली कैविटी जो चेस्ट कैविटी है वो और नीचे वाली कैविटी जो एब्डोमिनल कैविटी है वो दोनों क्या हो जाती है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें कि अवर लंग्स आर अटैच्ड टू द विंड पाइप कॉल्ड ट्रेकिया। हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या अटैच होते हैं ट्रेकिया से, ठीक है। और विच लीड्स टू आउटसाइड थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स, और जो कि नॉस्ट्रिल्स भी होते हैं, जो बाहर हम जिससे एयर लेंगे वो जो पासेस जो वे है वो क्या कहलाएगा, नॉस्ट्रिल्स। व्हेन वी इनहेल एयर, इससे हम क्या करेंगे, एयर को अंदर लेंगे। इट फर्स्ट पासेस थ्रू अवर नॉस्ट्रिल, फर्स्टली कहाँ से, नॉस्ट्रिल से जाएगी इनटू द नेजल कैविटी, फिर कहाँ जाएगी, नेजल कैविटी, एंड फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेस अवर लंग। ठीक है, नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी और नेजल कैविटी से ये कहाँ जाएगी, लंग्स में, थ्रू द किसके थ्रू, विंड पाइप के थ्रू। हमारी जो ईसोफेगस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी हमने इसके प्रोडक्ट तो पढ़ लिए थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोडक्ट मिला, तो एक में कार्बन डाइऑक्साइड और एक में वाटर मिला था और एनर्जी दोनों में फॉर्म हुई थी, एक में इथाइल अल्कोहल और एक में कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड कम्प्लीटली ब्रोक डाउन, जो फूड होगा वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन टूट जाता है और ना इसमें क्या होता है, पार्शियली ब्रोकन डाउन इन इट। द एंड प्रोडक्ट हमें पता है क्या क्या मिलेगा, और इट प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमें ये भी पता है कि इसमें एनर्जी फॉर्म होगी, एनर्जी दोनों में फॉर्म होगी, बट किस में ज़्यादा होगी किस में कम, इसमें कंसिडरेबल अमाउंट में फॉर्म होगी एरोबिक रेस्पिरेशन में, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें लेस अमाउंट में एनर्जी फॉर्म होगी। एग्जैक्ट क्लियर। ये जो तो लास्ट वाले क्वेश्चन थे वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथ और एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन।
ठीक है, इनको अच्छी तरीके से सुन लेना, समझ लेना और लर्न कर लेना। ओके।